स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए आपकी क्लास का एक और पेपर सोल्व करते हैं जो कि क्लास 6th के लिए इंग्लिश का बना हुआ है, पीरियड टेस्ट 2 में आया हुआ है। इससे पहले मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ हैप्पी न्यू ईयर की। 2026 आपके लिए बहुत अच्छा हो और आई होप कि आप एक आदत अपनी गंदी छोड़ देंगे, फिर भले ही वो आपका आलस हो, आपकी लेज़ीनेस हो, आपका कोई भी ऐसा पार्ट हो जिसमें आप अच्छे से नहीं बिहेव करते थे, अपना होमवर्क नहीं करते थे, वो आप छोड़ देंगे आदत और एक नई अच्छी आदत आप अपनाएंगे। जैसे सुबह टाइम से उठना, 1 घंटा डेली खेलना, फिज़िकल वर्कआउट करना, घर में आप मम्मी पापा के साथ अच्छा बिहेव करना, एक नई अच्छी आदत अपनाएंगे। तो इसी होप के साथ मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर विश करता हूँ और 2026 आपके लिए अच्छा रहे। आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं जो कि पीएमसी केंद्रीय विद्यालय में आ चुका है। देखो, ये पेपर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स पास हैं, तो ये हमें रिवीजन भी करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस पेपर को सॉल्व करने से, हमारा रिवीजन हो जाएगा इस पेपर को सॉल्व करने से, और हमारे पेपर को सॉल्व करने की अप्रोच हमें समझ में आ जाती है जिससे हम बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं अपने एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो सेक्शन ए की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास MCQ होंगे जो कि अनसीन पैसेज के ऊपर बेस्ड होंगे। रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट आर फॉलोज। तो पैसेज पढ़ते हैं, आइए। ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज मीरा विजिटेड द ओल्ड लाइब्रेरी एट द कॉर्नर ऑफ हर टाउन। तो एक समर हॉलीडेज़ के टाइम की बात हो रही है। मीरा विजिट करती है एक ओल्ड लाइब्रेरी जो कि टाउन के कॉर्नर पर है। द बिल्डिंग वॉज एंशिएंट विथ टॉल वुडन। देखो, बिल्डिंग के बारे में बताया जा रहा है कि वो एंशिएंट है, वुडन है, काफ़ी लंबी है। शेल्व्स फिल्ड विद डस्टी बुक्स दैट स्मेल्ड ऑफ हिस्ट्री। सनलाइट स्ट्रीम्ड थ्रू द स्टेन्ड ग्लास विंडोज क्रिएटिंग कलरफुल पैटर्न ऑन द मार्बल फ्लोर। मीरा डिस्कवर्ड अ सेक्शन डेडिकेटेड टू रेयर बुक्स। एक सेक्शन वो ढूंढ पाती है और डिस्कवर करती है वहाँ पर जिसमें सिर्फ रेयर बुक्स हैं। सम रिटन हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। कुछ तो ऐसी हैं जो 100 साल पहले लिखी गई हैं। शी केयरफुली टर्न द पेजेस ऑफ एन ओल्ड डायरी। एक डायरी उठाती है वो और उसका पेज पलटती है। रीडिंग अबाउट पीपल एंड इवेंट्स फ्रॉम लॉन्ग एगो। और बहुत पुराने लोगों के बारे में पढ़ना शुरू करती है। द लाइब्रेरी वॉज क्वाइट येट इट फेल्ट अलाइव विद स्टोरीज। और वो इतनी शांत है लाइब्रेरी, जैसे वो लगता है उन लोगों की जो कहानियाँ हैं वो जिंदा हो वहाँ पर। वेटेड टू बी डिस्कवर्ड। मीरा लेफ्ट फीलिंग इंस्पायर्ड एंड क्यूरियस टू लर्न मोर अबाउट दी पास्ट। तो पास्ट के बारे में वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, सीखने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक है। इसके बिहाफ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट मेड द लाइब्रेरी फील अलाइव टू मीरा। तो मीरा को क्यों लाइब्रेरी जिंदा लग रही है, क्या ऐसी चीज़ है जो उसको वो लाइब्रेरी ज़िंदा फील करा रही है। पहला, सनलाइट ऑन द फ्लोर, जो फ्लोर पर सनलाइट पड़ रही है। दूसरा, द प्रेजेंस ऑफ मैनी विजिटर्स, जो लोग वहाँ पर आते हैं काफ़ी सारे, उनकी वजह से। और थर्ड, द स्टोरीज एंड हिस्ट्री इन द बुक्स। और फोर्थ, द अरोमा ऑफ कॉफ़ी। तो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही होगा। जो हिस्ट्री है बुक्स में, स्टोरीज़ हैं, उन सब की वजह से उसको ऐसा लग रहा है कि जो लाइब्रेरी है वो अपने आप में ज़िंदा है। क्वेश्चन बी पूछता है, हाउ डिड मीरा फील आफ्टर विजिटिंग द लाइब्रेरी। कैसा वो फील करती है। पहला, बोर। दूसरा, इंस्पायर्ड और क्यूरियस। तीसरा, टायर्ड स्लीपी। और फोर्थ, फ्राइटेंड। डरी हुई, बोर, थकी हुई, स्लीपी, या इंस्पायर्ड और क्यूरियस। तो ऑप्शन सेकंड को सही होगा, इंस्पायर एंड क्यूरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सी आपके सामने, विच सेक्शन ऑफ द लाइब्रेरी डिड मीरा फाइंड मोस्ट इंटरेस्टिंग। तो कौन सा सेक्शन है जो सबसे इंटरेस्टिंग पाती है वो, फिक्शन बुक्स का, मैगजीन्स का, न्यूज़पेपर का, या रेयर बुक्स का। तो वो रेयर बुक्स का पाती है जो इंटरेस्टिंग। सॉरी। क्वेश्चन डी पर आते हैं, राइट 2 sentences डिस्क्राइबिंग व्हाट फैसिनेटेड मीरा द मोस्ट इन द लाइब्रेरी। तो कौन से 2 सेंटेंसेज हैं जिससे हमें पता चलता है मीरा फैसिनेटेड फील कर रही है लाइब्रेरी के अंदर। तो मीरा वॉज फैसिनेटेड बाय द रेयर बुक्स रिटन हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। तो इसका प्रॉपर आंसर आप देखो, जो आपके क्वेश्चन होते हैं जैसे इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, हिंदी या फिर सोशल साइंस, इनके अंदर आपको कुछ चीज़ें ऐसी मिलती है, आंसर्स के साथ साथ आपको मैप, डायग्राम, ये सब मिलता है।
तो आपके जो आंसर्स होंगे ना वो भी क्वेश्चन पेपर की PDF के साथ अटैच करके मैं मेंबर्स जो चैनल को ज्वाइन करेंगे मेंबरशिप उनके लिए प्रोवाइड कर देता हूँ। तो आई होप कि आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लेंगे और जितने भी क्वेश्चन पेपर PDF आपको दी जाती है वो आप ग्रैब करके प्रैक्टिस खुद कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें आपको मैप भी मिलेगा, आपको डायग्राम भी, फिगर्स भी, आपको बेसिकली जितने भी आपके ग्राफ्स होते हैं ये सब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बिहाफ पर ही आपका आंसर होगा, आंसर शीट होगी। अब जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन डी का आंसर कैसे लिखा होता है। आंसर शीट में आपको क्वेश्चन डी का आंसर इस तरह से मिलेगा, जैसे ये साफ लिखा है। ये आंसर शीट आपको ऐसे अटैच करके दे दी जाएगी। इसमें देखो मीरा वाज फैसिनेटेड, जैसे कि आंसर लिखा है आपके सामने, मीरा वाज फैसिनेटेड बाय द रेयर बुक्स written hundreds of years ago and the old diary that told about people and events from long ago. She also liked the quiet library atmosphere and the colorful patterns made by sunlight through the stained glass windows. तो ये दो सेंटेंसेस है, जैसे कि she also liked the quiet library atmosphere and the colorful patterns made by sunlight through the stained glass windows. इस तरह से आपको आंसर्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे कि आप बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर पाओ और अपने पास आंसर्स को PDF फॉर्म में निकाल पाओ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पेपर का देखते हैं किस तरह से लिखा गया है और आपको पेपर में किस तरह से मिलेगा। पैसेज मिलेगा पहले, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पैसेज की बात कर लेते हैं। लॉन्ग, देखो पैसेज किसके बारे में, द सीक्रेट ऑफ द बैम्बू फॉरेस्ट, ठीक है। इसके बाद लॉन्ग एगो, काफ़ी समय पहले की बात है, स्मॉल विलेज स्टूड एट द एज ऑफ वास्ट बैम्बू फॉरेस्ट। तो कहाँ पर है, एक विलेज बहुत बड़े बैम्बू फॉरेस्ट के एज पर, किनारे पर। द विलेजर्स बिलीव दैट द फॉरेस्ट वाज मैजिकल, विलेजर बिलीव करते हैं कि जो फॉरेस्ट है वो जादुई है। बिकॉज द बैम्बू ग्रू फास्टर देन एनी अदर प्लांट दे हैड सीन, क्योंकि वहाँ पर बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं बैम्बू। वन डे अ यंग गर्ल नेम्ड तारा noticed that although the bamboo shoots seemed weak at first, they suddenly grew tall within hours. Curious, she asked an old traveler who visited the village. The traveler explained करता है उसको कि bamboo spends years growing strong roots underground before it shoots upward. देखो पहले जो बैम्बू है वो ऊपर कमज़ोर रहता है और नीचे अपनी जड़ें बहुत मजबूत करता है सालों सालों तक, फिर अचानक से वो ऊपर निकलता है। तो उसने बहुत मेहनत की होती है ज़मीन के नीचे की तरफ, ट्रेवलर बताता है। विदाउट डीप रूट्स, बिना किसी डीप रूट्स के, इट कैन नॉट स्टैंड टॉल, वो इतना लंबा खड़ा नहीं हो सकता। तारा रियलाइज दैट दिस वाज सिमिलर टू लर्निंग, तारा रियलाइज़ करती है कि ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई चीज़ सीखी जाती है। वन मस्ट बिल्ड नॉलेज स्लोली बिफोर सक्सेस बिकम्स विजिबल, वो इंसान जो सक्सेसफुल होता है वो पहले नॉलेज ग्रैब करता है स्लोली और धीरे धीरे सक्सेस दिखने लगती है। दैट इवनिंग तारा शेयर्ड दिस लेसन विद हर क्लासमेट्स फ्रॉम देन ऑन whenever someone grew impatient while learning something difficult, they reminded each other of the bamboo's secret. True growth begins where no one can see it. तो असली ग्रोथ वहीं होती है जहाँ पर कोई आपको देख नहीं रहा होता। इसके भी यहाँ पर क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए पूछता है, व्हाई डिड द विलेजर्स थिंक द बैम्बू फॉरेस्ट वाज मैजिकल, क्योंकि वहाँ पर बैम्बू तेज़ी से ग्रो करते थे। तो बैम्बू ग्रो एक्सट्रीमली फास्ट, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड तारा ऑब्जर्व अबाउट द बैम्बू, तारा क्या ऑब्जर्व करती है बैम्बू के बारे में। तारा ऑब्जर्व करती है कि इट ग्रू स्लोली एट ऑल टाइम्स, इट नेवर ग्रू टॉलर देन अ ट्री, इट वाज वीक एट फर्स्ट बट ग्रू रैपिडली लेटर। तो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है। पहले वो पहले स्लोली ग्रू करता है, वीक रहता है शुरुआत में और फिर रैपिडली बढ़ता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पूछता है, व्हाट डिड द ट्रैवलर कंपेयर द बैम्बूज ग्रोथ टू, वो किससे कंपेयर करता है, क्लाइंबिंग माउंटेन से, विनिंग कंपटीशन से, लर्निंग एंड गेनिंग स्किल से, या नॉलेज से, या प्लांटिंग अ फ्लोर से। तो वो कंपेयर करता है आपके सीखने और नॉलेज को ग्रैब करने से। तो जैसे इंसान सीखता है धीरे धीरे सीखता है धीरे धीरे और फिर एकदम से उसको ज्ञान आ जाता है और बेसिकली उसकी सक्सेस दिखने लगती है लोगों को। तो सब जो पीछे से वो आ रहा था उसका ग्राफ है उस पर किसी का ध्यान नहीं होता, लेकिन उसकी लास्ट की सक्सेस सबको दिखती है, ठीक है। तो इस तरह से उसने लर्निंग एंड गेनिंग नॉलेज से कंपेयर किया। क्वेश्चन डी पूछता है, व्हाट मैसेज डिड तारा शेयर विद हर क्लासमेट। तो
क्वेश्चन नंबर डी पर आते हैं। व्हाट मैसेज डिड तारा शेयर विद हर क्लासमेट्स। तो कौन सा ऐसा मैसेज था जो तारा ने अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर किया। और फर्स्ट, लर्निंग इज़ पॉसिबल ओनली विद द टीचर। लर्निंग सिर्फ तभी हो सकती है जब उसके साथ टीचर हो। सेकंड, फास्ट लर्नर्स आर ऑलवेज बेटर। जो तेज़ सीखते हैं वो हमेशा बेहतर होते हैं। थर्ड, सक्सेस अपीयर सडनली बट इट इज़ बिल्ट ओवर टाइम। और फोर्थ, मैजिक इज़ रियल इफ़ यू बिलीव इन इट। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सक्सेस कब सडनली दिखने लगती है लेकिन उसके पीछे का लगा टाइम नहीं दिखता। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन ई कहता है व्हाट डज द फ्रेज ट्रू ग्रोथ बिगिंस वेयर नो वन कैन सी इट। इसका मतलब क्या है कि असली ग्रोथ जो होती है वो कब शुरू होती है, जब कोई आपको देख नहीं होता और आप उसके बावजूद लगे रहते हैं। मेनली सजेस्ट, ये क्या सजेस्ट करती है, ऑप्शन ई का सही आंसर होगा आपका कि एक तरह से विजिबल सक्सेस इज़ बेस्ड ऑन अनसीन हार्डवर्क। इसका मतलब है, लिखते हैं हम, विजिबल सक्सेस इज बेस्ड ऑन अनसीन हार्ड वर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पढ़ते हैं। ये हो गया आपका, देखो ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही होगा इसका। ठीक है, विजिबल सक्सेस इज बेस्ड ऑन अनसीन हार्ड वर्क। सेक्शन बी की तरफ आते हैं। राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन आपके सामने। आंसर एनी वन, दो में से किसी एक का करना है आपको। देखो हमेशा याद रखो कि जो लेटर होता है, जैसे 5 नंबर का एक क्वेश्चन है तो इसमें क्या होगा, एक फॉर्मेट होगा। फॉर्मेट कैसे काम करता है, एक आपको बॉक्स होगा। अब मान लीजिए आपको लेटर लिखना है तो आपने यहाँ पर लेटर में टू, एड्रेस, नेम, पोस्ट, फिर डियर, सब्जेक्ट, फिर आपने स्टार्ट करा ऐसे। तो ये फॉर्मेट है। इसके बाद आपने यो काइंडली और ओबीडियंटली इस तरह से लिखकर अपने सिग्नेचर करें। तो ये जो लेटर का फॉर्मेट है, एक तो नंबर इसका, 2 नंबर जो ये लिखा हुआ है क्या ये सही लिखा हुआ है, 2 नंबर इसके, और 1 नंबर स्पेलिंग का, और 1 नंबर आपके जो आपने मैटर लिखा है क्या वो सही तरीके से लिखा है इस बात का। तो इस तरह से 5 नंबर डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको कहा गया है कि राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग परमिशन टू अटेंड अ फैमिली फंक्शन आउट ऑफ टाउन। तो वो कैसे करेंगे आप, वो आप लिखेंगे कुछ इस प्रकार से। टू, प्रिंसिपल को लिखना है, द प्रिंसिपल, अपना स्कूल नेम लिखेंगे, फिर अपना सिटी लिखेंगे और यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे। फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे। फिर इसके बाद अपना रिस्पेक्टेड सर, मैडम, और फिर एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे। फिर आप लिखना स्टार्ट करेंगे, आई होप यू आर वेल, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू काइंडली रिक्वेस्ट परमिशन टू बी एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर 5 days। आप लिखना स्टार्ट करेंगे और फिर इन सब के बाद आप पूरा मैटर लिखोगे। मैटर कैसे प्रोवाइड कराया जाएगा आपको PDF फॉर्म में, वो भी देख लेते हैं और अपना आंसर भी देख लेते हैं। तो बेसिकली I hope you are well, or I am writing this letter to kindly represent permissions to be absent from school for 5 days from 24 December to, आप देखो डेट लिखोगे कहाँ से कहाँ तक के लिए आपको छुट्टी चाहिए, क्यों चाहिए, क्या काइंडली रिक्वेस्ट कर रहे हो आप परमिशन टू बी एबसेंट, कि आप एबसेंट हो जाओ, और क्यों, उस आपके घर में फैमिली फंक्शन है जो कि टाउन के बाहर है। उसके बाद दिस फंक्शन इज़ क्लोज फैमिली इवेंट एंड माई प्रेजेंस इज़ नेसेसरी। I assure you that I will complete all the missed classwork and homework after returning to school. I will also ask my classmates for notes so that my studies are not affected. ठीक है, I kindly request
यू टू ग्रांट मी परमिशन फॉर द सेम। आई शॉल बी वेरी थैंकफुल टू योर फैमिली, थैंकफुल टू यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट। ठीक है, थैंक यू। इस तरह से आप पूरा लेटर लिखोगे। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको 3 से 4 बार लिखकर। जब आप फिर अलग अलग टॉपिक पर लिखोगे तब आपको लिखना आ जाएगा। योर ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य, अपना नाम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर। इस तरह से आपका लेटर पूरा होगा। इसी के साथ और पार्ट में जो कहा गया है वो डायरी एंट्री कहा गया है लिखने को, जिसमें कहा गया है व्हेन अ होम रेमेडी यूजिंग स्पाइसेस हेल्प्ड यू फील बेटर। तो एक डायरी एंट्री करनी है एक दिन के बारे में कि कैसे आपका दिन के अंदर जो है होम रेमेडी यूजिंग स्पाइसेस हेल्प्ड, एक ऐसी घरेलू उत्पाद जो आप बनाते हो वो कैसे तुम्हें बेटर फील कराती है अगर तुम स्पाइसेस का यूज़ करते हो। तो देखो वो डायरी एंट्री का फॉर्मेट अलग हो जाता है बिल्कुल। डायरी एंट्री का फॉर्मेट कैसा रहेगा, पहले आप डे लिखोगे, फिर आप डेट लिखोगे, डेट के बाद टाइम लिखोगे और डियर डायरी लिख कर स्टार्ट करोगे। इसके बाद आप अपनी सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में आप लिखोगे, इसमें कोई फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी होती। जैसे टुडे वॉज अ टायरिंग डे बिकॉज आई वोक अप विद अ बैड कोल्ड एंड हेडेक। माई थ्रोट वॉज सोर एंड आई डिड नॉट फील लाइक गोइंग टू स्कूल एट ऑल। देखो डायरी एंट्री में पूरे दिन की कहानी लिखनी होती है, सुबह से लेकर शाम तक। तो जो आपके साथ घटा बीच बीच में वो सब आप लिखते हो डायरी एंट्री के अंदर। ठीक है, तो सुबह से स्टार्ट किया, टायरिंग डे था, मैं जब भी उठा मेरा गला ख़राब था, बैड कोल्ड एंड सिर में दर्द था, मेरे गले में थोड़ा खराश हो रही थी, एंड आई डिड नॉट फील लाइक गोइंग टू स्कूल एट ऑल। सीइंग माई कंडीशन माई मदर डिसाइडेड टू ट्राई अ होम रेमेडी। जैसे ही मेरी कंडीशन मेरी मम्मी ने देखी, उन्होंने होम रेमेडी देखी। इंस्टेड ऑफ गिविंग मी मेडिसिन, उन्होंने मुझे मेडिसिन देने के बजाय होम रेमेडी प्रिफर करी, घरेलू नुस्खा। शी मेड मी हॉट जिंजर टी, उन्होंने एक गर्म चाय बनाई अदरक वाली जिसमें तुलसी उन्होंने डाली। एडिड अ पिंच ऑफ ब्लैक पेपर एंड हनी। द स्मॉल इट सेल्फ मेड मी फील बेटर थ्रू द टेस्ट वॉज अ लिटिल स्ट्रॉन्ग। आफ्टर ड्रिंकिंग इट आई रेस्टेड फॉर सम टाइम। स्लोली माई headache reduced and my throat felt less painful. By evening I had more energy and could even finish my homework. I was surprised that simple spices from our kitchen helped me recover so quickly. This day made me realize how useful traditional home remedies are. कैसे ये घरेलू नुस्खे कितने काम के हो सकते हैं। I felt thankful for my mother's care and the natural healing power of spices. कैसे स्पाइसेस ने मेरी नेचुरल हीलिंग पावर को बढ़ा दिया। अपना नाम लास्ट में लिखोगे। ये फॉर्मेट किसका हो गया, ये फॉर्मेट हो गया आपका पूरा का पूरा डायरी एंट्री का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आपके सामने, और आपके सामने वर्ड भी दिया गया है, तो आपको फिल इन द ब्लैंक करना है विद करेक्ट आंसर। ठीक है, द डैश स्काई वाज फुल ऑफ स्टार्स। देखो फुल ऑफ स्टार्स की बात की गई है और एडजेक्टिव की बात की गई है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन के बारे में बताता हो। तो स्काई कैसा है, द स्काई वाज फुल ऑफ स्टार्स, द क्लियर स्काई वाज फुल ऑफ स्टार्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लियर। बी द पपी फॉलोड मी होम, एडजेक्टिव बेसिकली द डैश पपी फॉलोड मी होम, द लिटिल पपी और द क्यूट पपी। ठीक है, द लिटिल पपी। यू डैश फिनिश योर होमवर्क बिफोर प्लेइंग, मस्ट और कैन। देखो यहाँ पर ना और भी पॉइंट्स हो सकते थे, मस्ट आएगा कैन, यहाँ पर शायद ऑप्शंस होते ऐसे करने के, बट ठीक है, मस्ट आएगा या कैन आएगा। यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क आएगा या यू कैन फिनिश योर होमवर्क आएगा। तो आपका आंसर आएगा यू, बताइए, यू मस्ट, यू कैन नहीं। आप कर सकते हो ये बात नहीं आएगी, तुम्हें करना ही होगा ये बात आएगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, मस्ट। शी डैश स्विम वेरी वेल, मे या कैन। तो शी मे मतलब वो कर सकती है या वो उसमें डाउट है तो वो कर सकती है, कैन आएगा यहाँ पर। ठीक है, शी कैन स्विम वेरी वेल, वो तैर सकती है अच्छे से। ऐड द करेक्ट प्रीफिक्स टू फॉर्म अ वर्ड। इसके आगे एक प्रीफिक्स का मतलब, देखो प्रीफिक्स का मतलब है पहले कुछ ऐसा शब्द जोड़ा जाए कि पूरा शब्द दूसरा बन जाए, एक नया शब्द बन जाए। तो जैसे टाई है, इससे पहले अगर आप यू और एन जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, अनटाई। दूसरा, रेगुलर के आगे अगर आप IRR जोड़ दोगे या सिर्फ IR जोड़ दोगे, एक R पहले से है, RR हो जाएगा, तो ये बन जाएगा इर्रेगुलर। ठीक है, इर्रेगुलर।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंसेस एंड पंक्चुएट देम। तो टाइप ऑफ सेंटेंसेस कौन से हैं और उनको पंक्चुएट करना है आपको। तो वाई आर यू लेट टुडे, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, मतलब आपसे पूछताछ हो रही है, वाई आर यू लेट टुडे। और वाई आर यू लेट टुडे में क्वेश्चन देखो, इन पंक्चुएट का मतलब होता है इसके आगे पीछे जो इसकी सेंस बना रहा है ना क्वेश्चन की, उसको कंप्लीट करना होता है आपको, अपोस्ट्रोफी एस लगाकर, क्वेश्चन मार्क लगाकर, इस तरह से। तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसका आंसर लिखोगे ए का आंसर लिखोगे आप, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और उसके बाद आप लिखोगे और क्वेश्चन मार्क, और फिर ये आपका कंप्लीट हुआ सेंटेंस। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग इट इज़। व्हाट अ ब्यूटीफुल मतलब इसके बारे में एक तरह से इसकी तारीफ़ की जा रही है, कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा, तो इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी, जब किसी चीज़ की बढ़ा चढ़ा के बात की जाए। और इसको लिखेंगे कैसे, What a beautiful morning it is। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं। सेक्शन सी, लिटरेचर और स्पेलिंग के बारे में कुछ सेक्शन रहेगा। पहला क्वेश्चन है, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो पोएम का एक एक्सट्रैक्ट निकाल दिया गया, पोएम का नाम है शायद व्हाट अ बर्ड थॉट। तो पहली लाइन है आपकी, आई सेड द वर्ल्ड इज़ मेड ऑफ लीव्स। आई सेड द वर्ल्ड इज़ मेड ऑफ लीव्स। दूसरी लाइन है, आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, वाई डिड द बर्ड थिंक दैट वर्ल्ड वाज मेड ऑफ लीव्स। बर्ड ये क्यों सोचती है कि दुनिया सिर्फ पत्तों की बनी हुई है। बिकॉज आप इसका आंसर लिख सकते हैं, बिकॉज द बर्ड लिव्ड इन अ नेस्ट among leaves and mostly saw leaves all around, so it believed leaves were the whole world। क्योंकि वो एक छोटे से नेस्ट में रहते हैं, घोंसले में, और उसके आसपास सिर्फ पत्ते दिखते हैं उन्हें, तो उन्हें लगता है पूरी दुनिया पत्तों की बनी होती है, वर द होल वर्ल्ड। ये प्रॉपर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बी पर आते हैं, व्हाट डज द सेट ऑफ वर्ड्स आई सेड मीन। आई सेड का मतलब क्या है, फ्लू, स्पोक, शाउटेड और क्राइड। तो बेसिकली स्पोक, कुछ कहने को कहा जाता है आई सेड, ठीक है। क्वेश्चन सी, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। ब्लैंक को फिल करो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। द बर्ड फेल्ट दैट इट हैड बीन वेरी ब्लाइंड बिकॉज इट कुड नॉट, सो इट कुड नॉट सी द लीव्स फ्रॉम वेयर, फ्रॉम इनसाइड द नेस्ट, फ्रॉम इनसाइड द नेस्ट, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। 30 to 40 वर्ड्स के आपको आंसर देने हैं, कोई भी इनमें से 6। आइए इन 7 के साथ वो करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और इसके PDF में आंसर्स कैसे प्रोवाइड किए गए हैं वो भी देख लेंगे, और आंसर्स भी हम देख लेंगे। तो हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 8th का फर्स्ट कहता है, मेंशन एनी 4 यूजेस ऑफ नीम ट्री। तो नीम बाबा, जो नीम ट्री होता है, उसके यानी 4 यूजेस आपको बताने हैं। पहला यूज़ हो सकता है नीम ट्री
फर्नीचर कैन नॉट बी अटैक्ड बाय टर्मिनेट्स, तो टर्मिनेट्स जो बेसिकली कीड़े होते हैं लकड़ी के वो नहीं आते अगर नीम के लकड़ी की अगर आप फर्नीचर बनाओगे। क्लोथ्स एंड ग्रेन्स इन स्टोरेज आर सेफ विद नीम लीव्स, नीम की पत्तियाँ अगर रखें तो जो कपड़े होते हैं वो सेफ़ रहेंगे कीड़ों से, ग्रेन से। ग्रेन भी सेफ़ रहेगा, जो आपका गेहूं अनाज आप टंकी, हमारी तरफ टंकियों में रखा जाता है गेहूं, आपकी तरफ शायद स्टोर करने के लिए टंकी, मतलब उसको टैंकर को टंकी बोलते हैं हमारी तरफ आम भाषा में। तो वो लोहे की होती है, उसके अंदर क्या करते हैं अनाज को रख देते हैं पूरा साल यूज़ करने के लिए, क्योंकि गांव से अनाज आ गया, फिर शहरों में आपके पास टैंकर है, टैंकर में आपने पूरा बोरों से जो गेहूं है वो उसमें डाल दिया, फिर स्टोर कर दिया पूरे साल के लिए। अब वो उसमें कीड़े ना लगे, कोई वो उसमें कुछ और ख़राबी ना आए, तो उसके लिए उसमें क्या करते हैं हम बहुत सारी, ये मैं फैक्चुअल चीज़ बता रहा हूँ, हमारे घरों में जो होती है उसके अंदर हम नीम की पत्तियाँ डालते हैं, तो नीम की पत्ती की खुशबू की वजह से उसमें कीड़े नहीं होते। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, सेफ विद द नीम लीव्स, इट प्योरीफाइज द एयर, ये प्योरीफाई करता है एयर को। पीपल क्लीन देयर टीथ, कुछ लोग टीथ और ट्विग्स ऑफ नीम से विद जो नीम की टहनी होती है उससे टीथ को भी साफ़ करते हैं, जिसको हम अपनी आम भाषा में दातून बोलते हैं। नीम की टहनी तोड़ी और उसको चबाकर उसके आगे का हिस्सा बिल्कुल च्यू करके ऐसे बना दिया, और जब वो च्यू हो गया और पीछे की लकड़ी बिल्कुल बराबर रही, ऐसे रहती है ना उसकी नीम की लकड़ी, इस लकड़ी को पकड़ा यहाँ से हाथ से, और जो आगे के इसके फूसड़े निकल गए इसको मुंह में एज अ ब्रश की तरह यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ऑल इट्स पार्ट आर यूज टू मेक मेडिसिन, उसके काफ़ी सारे पार्ट्स जो हैं मेडिसिन बनाने में काम आते हैं। और लीव्स आल्सो प्रोटेक्ट द स्टोर्ड ग्रेन्स, और ये मैंने बता ही दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, विच पार्ट्स ऑफ द नीम ट्रीज आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन, तो कौन से पार्ट है, ऑलमोस्ट सभी पार्ट हैं, तो ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द नीम ट्री लाइक नीम लीव्स, बार्क, सीड्स एंड नीम ऑयल आर यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन्स एंड होम रेमेडीज़, तो ये तो सभी पार्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर सी, वाई डू यू थिंक वर द बर्ड्स नेबर्स, तुम्हें क्यों लगता है कि बर्ड जो होती हैं वो एक तरह के कह लो आप पड़ोसी होती हैं। व्हाट डू यू थिंक सो, व्हाट अ बर्ड थॉट, तो बर्ड का थॉट क्या होगा। द बर्ड्स नेबर्स वर अदर्स क्रिएचर्स इन इट्स हैबिटेट, तुम्हें क्या लगता है कि जो बर्ड होती हैं उनके पड़ोसी कौन होंगे, है ना। तो बेसिकली कौन हो सकते हैं बर्ड्स के पड़ोसी कौन हो सकता है तुम्हारे हिसाब से, बर्ड्स का पर्सपेक्टिव बताओ। द बर्ड्स नेबर्स वर अदर्स क्रिएचर्स इन इट्स हैबिटेट, उसके हैबिटेट मतलब उसके रहने की जो जगह होती है, जहाँ पेड़ हो गया, पेड़ पर तना हो गया, तने पर उस आसपास पत्ती हो गई, 2 और पेड़ हो गए, जंगल हो गया, तो वो उसका हैबिटेट हो गया। लाइक अदर बर्ड्स, और क्या रहेंगे, अदर बर्ड्स रह सकती हैं, स्क्वेरल, गिलहरी, कीड़े, रैबिट्स, तो ये सब आप उसके हैबिटेट में रहते हैं, तो ये उसके पड़ोसी हो गए। ठीक है, इट थॉट सो बिकॉज दे शेयर द सेम ट्री, होम, फूड सोर्सेज एंड इमीडिएट एनवायरनमेंट, फॉर्मिंग इट्स वर्ल्ड बिफोर इट लर्न अबाउट द लार्जर वर्ल्ड आउटसाइड। सबसे पहले देखो वो अपना खाना, अपना पेड़, अपने रहने की जगह, घर, अपनी जो एनवायरनमेंट है वो सब शेयर करते हैं, उनको लगता है वो सब एक ही घर में रहते हैं। ठीक है, तो ये पूरे दुनिया को समझने से पहले फॉर्मिंग इट्स वर्ल्ड बिफोर इट लर्न अबाउट द लार्जर वर्ल्ड आउटसाइड, तो बेसिकली वो क्या करता है, फॉर्मिंग इट्स वर्ल्ड बिफोर इट लर्न अबाउट द लार्जर वर्ल्ड आउटसाइड, वो बाहर के दुनिया के बारे में सीखने से पहले अपना एक जहां यहाँ पर बना लेता है। ठीक है, चिड़िया बना लेती है। क्वेश्चन डी पर, नंबर डी पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर डी पूछता है, व्हाट डू यू थिंक वी शुड नो अबाउट द हीलिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्पाइसेस, तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या सोचते हैं कि हीलिंग प्रॉपर्टी ऑफ स्पाइसेस के बारे में आपको क्या जानना चाहिए, या फिर आप इस तरह से कह लें कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द हीलिंग प्रॉपर्टी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट वी शुड नो, आपको क्या लगता है कि आपको जानना चाहिए
हीलिंग कौन सी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं स्पाइसेस की या कैसे हैं इसके बारे में पूछा गया है। तो वी शुड नो अबाउट द हीलिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्पाइसेस बिकॉज हमें जानना चाहिए क्योंकि दे आर ईजीली अवेलेबल, जो कि हमेशा ईजीली अवेलेबल रहती है किचन में। दे प्रोवाइड नेचुरल एंड इफेक्टिव रेमेडीज़, जो कि नेचुरल रेमेडी है और इफेक्टिव होती है हमेशा फॉर वेरियस हेल्थ इशू। काफ़ी सारे हेल्थ इशू के लिए, वेरियस हेल्थ इशू के लिए ये यूज़फुल होती है। एंड हेल्प इन मेंटेनिंग ओवरऑल वेलबींग, और मेंटेन करती है हमारे पूरे ओवरऑल वेलबींग को। दे हैव नो साइड इफ़ेक्ट्स एंड कैन गिव रिलीफ इजीली, और ये हमें रिलीफ देती है आराम से और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। ठीक है, इसलिए हमें जो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है स्पाइसेस के बारे में जानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर ई की तरफ आते हैं। व्हाट वाज इट अबाउट सूर्य दैट प्रभात ऑब्जर्व्ड। तो किस सूर्य के बारे में बात हो रही है और सूर्य के बारे में क्या बात हो रही है जो प्रभात ने ऑब्जर्व किया। चेंज ऑफ हार्ट के बारे में बात की जा रही है। प्रभात ऑब्जर्व दैट सूर्य एंजॉयड एवरी गेम ही प्लेड। प्रभात ने ऑब्जर्व किया कि सूर्य एंजॉय करता है हर वो गेम जो प्ले करता है, वो जो खेलता है, रिगार्डलेस ऑफ हिज स्किल, बजाय इस बात की कि उसको कितना आता है। वेदर ही वोन और लॉस्ट, उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जीतता है हारता है। ऑलवेज मेंटेनिंग अ हैप्पी केयर फ्री स्माइल, हमेशा वो स्माइल करता रहता है और उसको एंजॉय करता है और हमेशा खुश रहता है। उससे पता चलता है विच टोट प्रभात दैट द रियल जॉय ऑफ स्पोर्ट्स कम्स फ्रॉम पार्टिसिपेशन एंड एन्जॉयमेंट। तो इससे प्रभात सीखता है कि असली मज़ा जो है वो स्पोर्ट्स को खेलने और उसमें पार्टिसिपेट करने से आता है, बजाय जीतने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका एफ आ गया। एक्सप्लेन हाउ द टाइटल ऑफ द स्टोरी कि चेंज हार्ट इज़ सूटेबल। कैसे जो चेंज हार्ट जो टाइटल है वो कैसे सूटेबल है इस स्टोरी के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं कि दिस टाइटल चेंज ऑफ हार्ट इज़ परफेक्ट बिकॉज इट शोज़ हाउ द मेन कैरेक्टर प्रभात ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम बीइंग सोलली फोकस्ड ऑन विनिंग टू अंडरस्टैंडिंग द ट्रू जॉय ऑफ स्पोर्ट्स। तो ये बिल्कुल परफेक्ट एक चेंज ऑफ हार्ट का मतलब है आपका दिल में परिवर्तन आ गया, क्योंकि प्रभात पहले बिल्कुल जीतने के लिए अग्रसर रहता था, लेकिन उसने देखा कि स्पोर्ट्स को खेलने का असली मज़ा उसको पार्टिसिपेट करने से है, उसका मज़ा है उसका फेयर प्ले से है और स्पोर्ट्समैनशिप से है। मतलब अपने मन से इंसान खुश रहना चाहिए, खेलने से खुश रहना चाहिए, बजाय जीत या हार से। आफ्टर ऑब्जर्विंग हिज फ्रेंड सूर्याज पॉजिटिव एटीट्यूड, उसने अपने दोस्त सूर्य का पॉजिटिव एटीट्यूड देखने के बाद सिंबलाइज करा और डीप शिफ्ट इन हिज फीलिंग एंड पर्सपेक्टिव, और अपने फीलिंग्स और पर्सपेक्टिव में बहुत बड़ा चेंज देखा। इसलिए ये चेंज ऑफ हार्ट जो आपका टाइटल है ये परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर जी पर आते हैं। इज़ द स्पीकर इन द पोएम द विनर अलोन। व्हाट डू यू इज़ द स्पीकर इन द पोएम द विनर अलोन, व्हाट डू यू से सो। तो जो द विनर आपकी कहानी है उसमें जो स्पीकर है क्या वो अकेला है, आप क्या समझते हैं इससे। तो आपका आंसर होगा कि नहीं, आपके हिसाब से वो अकेला नहीं है, क्योंकि द स्पीकर इन द विनर इज़ नॉट अलोन, दे आर प्लेइंग विद अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ खेल रहा है, विच इज़ क्लियर फ्रॉम द रिपीटेड यूज़ ऑफ वी। हमने कभी कई जगह वी का यूज़ देखा है, अस का यूज़ देखा है, अवर का यूज़ देखा है, जो कि प्लूरल है, मतलब काफ़ी सारे लोग वहाँ पर हैं। थ्रू आउट द पोएम शोइंग अ शेयर्ड एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग एंड प्लेइंग टुगेदर। हमें कई जगह देखने को मिलता है कि एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर किया जा रहा है जिसमें वो साथ मिलकर भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, इवन एज दे गेट ब्रीथलेस, भले ही वो उसको सांस चढ़ रहा हो। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि वो अकेला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 9 आपके सामने है क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। आपको इसमें से करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करनी है। फिनोग्रीक और फेनोग्रीक, तो आपकी स्पेलिंग क्या होगी सही, ट्राई करो आप। तो बेसिकली जहाँ पर ई आएगा ये सही है, फिनोग्रीक। ठीक है, और लास्ट में भी दोनों ई होंगे, तो ये दोनों ई, यहाँ पर भी ई, तो ये वाला स्पेलिंग सही है। सेकंड वाले में देखते हैं कार्डमम और कार्डमैन। तो कार्डेमन और कार्डमैम कौन सा सही है, तो बेसिकली जिसमें दोनों एम है वो सही है, तो ऑप्शन फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, मीजल्स और मीजल्स, तो मीजल्स, तो MEASLES, ये वाली स्पेलिंग आपकी सही है। ठीक है, क्वेश्चन डी, फिनोमिनन और फिनोमिनन, तो बेसिकली दोनों की स्पेलिंग सेम ही होगी, लेकिन आप देखो कि एन के बाद OMENON, ये आपकी सही स्पेलिंग है। ठीक है,
इस हिसाब से आपने पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व किया और आपको आई होप समझ में आया होगा और आप PDF भी अपनी मेंबरशिप ज्वाइन करके ले लोगे। अगर आपको मेरी आवाज़ मेरी मेंटरशिप सही लगती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर। और कमेंट्स में सर बोलना बंद करो, भैया बोल के बात बताया करो या पूछा करो। ओके बाय दोस्तों।